एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे, जो कि सीटेट में बहुत पूछा जाता है। और जो भी सीटेट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी जीन पियाजे से रिलेटेड पूछते हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, कि इसके बाद से आपको कोई भी दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आपको सब कुछ, जितने भी पूछे गए हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप PDF अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। और ये मेरा खुद का नोट्स है, जब मैंने अपनी तैयारी की थी सीटेट की, उसी टाइम पे मैंने बनाया था। देखिए, सबसे पहले याद रखो कि जीन पियाजे से रिलेटेड क्या क्या है। स्कीमा डायरेक्ट पूछता है कि स्कीमा किसने दिया है। इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम की भी बात किसने की है, जीन पियाजे ने की है। एंड एडॉप्टेशन डायरेक्ट पूछता है कि एडॉप्टेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो याद रखो, एडॉप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना। मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। एंड एकोमोडेशन मतलब आपके जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसमें जो भी चेंजेस आपको करना है, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई नॉलेज पता है, देन बाद में आपको पता चलता है कि यस मुझे उसमें कुछ करेक्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, जिसको मॉडिफाई करना। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि एडॉप्टेशन का क्या क्या पार्ट है, तो वो है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। अब उसके नीचे देखो, यहाँ पर इनकी 4 स्टेजेस हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। इनका थ्योरी का नाम भी याद रखना, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, कई बार पूछा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है, याद करना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे मेन चीज़, एक चीज़ याद रखना कि पियाजे का जो बॉर्न है वो स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। ये उतना नहीं पूछता है, बट अगर यूपी टेट की अगर आप तैयारी करेंगे देन उसमें ये पूछेगा। ये मेरे नोट्स जो हैं आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में काम आएगा, चाहे आप KVS की प्रिपरेशन करें, चाहे आप टेट की या फिर CTET की। यहाँ पर देखो, पियाजे ने क्या क्या बोला था कि जो बच्चे का चिंतन है ना, वो आयु के अनुसार बढ़ता है। पियाजे का मानना ये था कि बच्चे, इन्होंने बोला ही है कि बच्चे स्टेजेस में सीखते हैं, जिसका नाम इन्होंने दिया है SPCF। तो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो उसके एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। इसके बाद पियाजे करते हैं, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि बच्चे की चिंतन आयु के अनुसार बढ़ता है, इसकी बात किसने की है, तो वो किया है पियाजे ने। दूसरा, ये मैच्योरिटी की बात करते हैं, परिपक्वता की बात करते हैं, कौन, जीन पियाजे, ठीक है। मैच्योरिटी की बात भी पूछा है। बच्चे की जो सोच है ना, वो वयस्कों से अलग होती है। इन्होंने बोला था कि जो भी कोई बच्चा है उसकी जो सोच है वो एडल्ट, मतलब जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, उससे अलग होगा। इन्होंने बच्चे को क्या कहा है, बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। लिटिल साइंटिस्ट का मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो लिटिल साइंटिस्ट भी पूछा हुआ एग्जाम में, तो इन्होंने कहा है बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट। उसके बाद से बच्चे को इन्होंने क्या कहा है, एक्टिव लर्नर कहा है, ठीक है। एक्टिव लर्नर का मतलब कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये, ठीक है। ये भी पूछता है कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, तो वो है जीन पियाजे। ये सारा पॉइंट नोट कर लेना, या फिर मैं डायरेक्ट इसका PDF जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट को कैसे क्लियर करना है और सीटेट के सारे नोट्स, सारे जो भी पेपर हुए हैं वो सब मैं डिस्कस करती हूँ। मैराथन भी मैंने कराया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब अगर कर लेंगे आप, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो सही समय पर मिल जाएगी। चलो, अब ये देखो स्कीमा, ये जो मैंने ऊपर के जो पॉइंट्स कुछ नोट कराए थे ना, आधा नंबर तो आप इसी में ले लोगे, मतलब आधा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा स्कीमा की बात कौन करता है। अब ये स्कीमा क्या होता है ये देखते हैं। देखो, स्कीमा किसे बोलते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर। इसका डेफिनेशन पूछेगा तो उसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। जो भी ज्ञान, सूचना, कौशल या अनुभव है वो सब माइंड में मौजूद है, इन सब का संगठित रूप जो है वो स्कीमा कहलाता है। मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्किल है, जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो सब हमारे माइंड में मौजूद होता है। और इनका जो एक संगठित रूप है उसी को बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। स्कीमा को देखो, यहाँ पर एक और पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पूछे हुए हैं वो मैंने नोट किया है। स्कीमा जो है एक सिंगल इंफॉर्मेशन होती है। अब इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं पियाजे। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई चीज़ में आप एकदम क्लैरिटी हो, जैसे कि अगर आपको पता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, उसके बारे में आपको एकदम क्लैरिफिकेशन है, वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। बट अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो वो हो जाएगा हमारा डिसइक्विलिब्रियम। सपोज दैट अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसमें कोई चीज़ आपको समझ में आ गई तो वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम, उसमें कोई कंफ्यूजन हो गया तो वो हो गया डिसइक्विलिब्रियम। तो कंफ्यूजन प्रमाण है कि बालक कुछ नया सीखेगा। इसका मतलब अगर बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक में, तो इसका मतलब कि बच्चा जो है वो कुछ नई चीज़ सीखेगा। तो इन्होंने कंफ्यूजन को अच्छा चीज़ बोला है, इसको नकारा नहीं है।
अब देखो एडॉप्टेशन की बात करते हैं। एडॉप्टेशन मतलब किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेना, मतलब उसके अनुसार ढाल लेना, एडॉप्टेशन है। एसिमिलेशन, ये एसिमिलेशन का आप इसको याद रख सकते हैं इससे, ऐड से। ऐड, देखो यहाँ पर एसिमिलेशन का मतलब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी सो दैट आपको कभी भूले ही ना, और इसको 1 से 2 बार जिसने भी देख लिया उसको कभी भी पियाजे की थ्योरी कभी नहीं भूलेगी। तो एसिमिलेशन में ये जो ए वर्ड लिखा है ना, इसी से याद रखना, एडिशन। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कुछ ऐड करना, मतलब पूर्व ज्ञान में आपको पहले से, अगर जैसे कि इन्होंने बोला था कि एक छोटा सा बच्चा है वो देखता है कि बिल्ली जो है, ठीक है, बिल्ली के भी 4 पैर हैं और उसके पूंछ है, फिर वो देखता है कि बिल्ली का कलर ये है, फिर जैसे ही वो कुत्ता देखता है, डॉग, तो वो डॉग को भी क्या बोल देता है, बिल्ली बोल देता है। तो बट उसको फिर बाद में लोग करेक्ट कराते हैं, पहले तो उसने क्या किया, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। क्योंकि बिल्ली और कुत्ते की आवाज़ तो अलग होती है ना, जो उसने देखा कि अच्छा बिल्ली की आवाज़ ऐसी है, कुत्ते की आवाज़ ऐसी है, तो उसने क्या किया, पहले नई इन्फॉर्मेशन ऐड की। बट वो गलत था, क्योंकि उसने बिल्ली और कुत्ते में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, तो उसने उसमें मॉडिफाई किया कि अच्छा ये बिल्ली है, कुत्ता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रिक याद रखना, एडिशन मतलब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो अपने पूर्व ज्ञान में, उसको बोलते हैं आत्मसात। डायरेक्ट पूछेगा ये। एंड एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। इसका मतलब ही होता है आपको कोई भी चीज़ पता है, उसमें आप मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना प्लस संशोधन, मतलब आपको आपकी जो पूर्व ज्ञान है उसमें आपने नई सूचना ऐड किया, प्लस आपने उसमें संशोधन कर दिया, मतलब बदलाव किया। तो जब नई सूचना में कुछ भी मॉडिफाई होता है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देखी है, सपोज दैट आप जो है कुछ पढ़ रहे हो, मैथ का सम लगा रहे हो, और आपको पहले जितना पता था, मतलब पूर्व ज्ञान में आपने उसका यूज किया, फिर आपको आपके किसी टीचर ने बता दिया, आपने वो नई सूचना उसमें ऐड कर ली, देन आपने उसमें बदलाव कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन। चलो इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब इनकी स्टेजेस से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये रही इनकी स्टेजेस, SPCF, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए टेंशन मत लेना, मैं सबको अच्छे से ही समझाऊंगी। देखो स्टेजेस में इनकी पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है इनका कॉन्क्रीट, मूर्त संक्रियात्मक। एंड 4 है फॉर्मल ऑपरेशन, अमूर्त संक्रियात्मक। अच्छा, इसको क्रम में लगाने के लिए आता है, देखो तो आप ये ऐसे याद रखो, SPCF, ये निमोनिक्स याद रखो। S से हो गया सेंसरी मोटर, P से हो गया प्री ऑपरेशनल, C से हो गया कॉन्क्रीट, एंड F से हो गया फॉर्मल। तो ये ट्रिक याद रखो, तो स्टेजेस कभी भी क्रम में आप नहीं भूलेंगे। और इन्होंने एक चीज़ इनसे पूछता है कि जो पियाजे का जो स्टेजेस है उसका आधार क्या है। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट किया है, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उसी टाइम पे, कि इनके स्टेजेस का आधार है कि बालकों के द्वारा किया जाने वाला चिंतन। इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है स्टेजेस में अपनी आयु के अनुसार सोचता है, ठीक है, इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया है, तो ये याद रखना। अब देखो सेंसरी मोटर का एज याद रखना, जन्म से 2 वर्ष है। प्री ऑपरेशनल का 2 से 7 है। कॉन्क्रीट का 7 से 11 है। एंड फॉर्मल का 11 से 15 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि पियाजे ने क्या बोला है। चलो पहले इन्होंने सेंसरी मोटर की बात करते हैं। सेंसरी मोटर मतलब इंद्रिय जाना, इंद्रिय जिसमें सेंसेस से बच्चा सीखता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसे नोट किया है ना, ये सब पूछा हुआ है, और जब मैं पेपर सॉल्व करती थी तो उसमें जो भी मुझे पॉइंट्स मिल जाते थे वो सब मैंने ऐड किया हुआ है। देखो सेंसरी मोटर में है कि सारी एक्टिविटी जो है वो सेंसेस पर बेस होती है, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर, मतलब कि बच्चे जो हैं अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से ज़्यादा सीखते हैं। दूसरा देखो थिंकिंग, लर्निंग सब इंद्रियों पर निर्भर होता है, मतलब बच्चा क्या सोच रहा है, क्या सीख रहा है, सब उसके सेंसेस पर डिपेंड होता है। तीसरा देखो बच्चा इस समय अर्धभाषी होता है, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये सीटेट में पूछा हुआ है कि अर्धभाषी जो है किस स्टेज में बच्चा होता है, तो वो होता है सेंसरी मोटर। अर्धभाषी का भी मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण रूप से बोलना नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष में कहाँ उतना बोल पाता है, वो तो उस टाइम पे अर्धभाषी होता है। कारण और प्रभाव का पता चल जाता है किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके सामने, कि जैसे कि आप उसे खिलौने से बच्चा खेल रहा है, आप उसी टाइम पे अगर उसका खिलौना टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि वो रोने भी लगते हैं, तो रीज़न और प्रभाव का उसको पता चल जाता है। सेंसरी मोटर में पूछा हुआ है पॉइंट एग्जाम में कि कारण और प्रभाव का पता कौन सी स्टेज में चलता है, तो वो है सेंसरी मोटर, किसी भी चीज़ का A to Z। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है सेंसरी मोटर में आता है, याद रखना। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है बच्चा, मतलब कोई खिलौना आप उसने देखा, अगर आप खिलौना रख दे तो बच्चा जो है ऐसे ही
जमीन पे ऐसे हाथ की सहायता से वो खिलौने तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इसको बोलते हैं। और ट्रायल एंड एरर मतलब वो गलती करता है फिर सीखता है। आपने देखा हो कई बार आप बच्चों को पजल्स वगैरह वो जो आता है खिलौने, तो उसमें बच्चा खुद से कर करके बार बार सीखता है, फिर बार बार उससे गलती होती है। तो ये सब किस में होता है? सेंसरी मोटर में होता है। तो ये इतने पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखाए हैं ना, ये सारे सेंसरी मोटर वाले हैं। इतना याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछेगा ही, इसलिए मैंने सब कुछ नोट कर दिया है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। दूसरा देखिए, अब प्री ऑपरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ना बहुत बार पूछा है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, और कारण और प्रभाव वाला भी। तो ये मैं तो बोलूँगी कि आप सब याद कर लेना। ठीक है, अब देखो प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है ना कि 2 टाइप्स हैं, इसका याद रखना। एक होता है प्री कॉन्सेप्चुअल, एक होता है इनिशिएटिव। ठीक है, तो प्री कॉन्सेप्चुअल ये उतना तो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ध्यान रखना, ये यूपी टेट में पूछा था इसलिए मैंने नोट किया है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 टाइप्स होती है। प्री कॉन्सेप्चुअल का 2 से 4 होता है और इंट्यूटिव का कितना होता है? 4 से 7। क्योंकि आपने यहाँ पर स्टेजेस में देखा होगा, देखो जन्म से 2 हमारा सेंसरी मोटर है और प्री ऑपरेशन हमारा 2 से 7 है। तो इसको भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इसी को डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ठीक है, देखिए 2 से 7 था ना हमारा प्री ऑपरेशनल, तो 2 से 4 हो जाएगा हमारा प्री कॉन्सेप्चुअल एंड 4 से 7 हो जाएगा हमारा इंट्यूटिव। इतना याद रखना। अब देखिए इसमें मेन जो पूछा जाता है ना सीटेट में, वो ये पूछता है कि कौन से स्टेज में जो है बच्चा तर्क नहीं लगा सकता है, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इरिवर्सिबिलिटी डायरेक्ट पूछता है कि इरिवर्सिबिलिटी जो है किस स्टेज में होता है, तो वो होता है प्री ऑपरेशनल। ईगोसेंट्रिक, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछता है डेफिनेशन। तो अहम केंद्रिता ये भी होता है प्री ऑपरेशनल में। एनिमिज्म मतलब जीववाद आ जाता है। एनिमिज्म का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे अगर जैसे किसी दरवाजे में या ज़मीन पे भी ऐसे गिर के रोने लगते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसी ज़मीन को मारने लगते हैं या फिर डोर वगैरह पे भी पीटने लगते हैं, तो बच्चा जो है वो रोना उसका बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता है। इसी को बोलते हैं एनिमिज्म, जीववाद। ठीक है, ये भी प्री ऑपरेशनल में है। सेंट्रिसिज्म केंद्रिता होता है, मतलब बच्चे की जो थॉट्स है ना उसमें सेंट्रेशन होता है। सपोज दैट कि अगर आप बच्चे के सामने, ये पूछा हुआ है सीटेट में कई बार, अगर आप बच्चे के सामने 2 ग्लास में पानी रखें, ठीक है, सेम ग्लास में, इसमें भी सेम पानी है, और उसी के सामने आप क्या करोगे ना, एक बड़े से बर्तन लेकर आओगे, बड़ा सा बर्तन, और वही जो सेम ग्लास का पानी है आप उसको बड़े से बर्तन में ऐसे पलट दोगे। तो आप बच्चे से पूछोगे ना कि अब बताओ ये वाला देखिए, इसमें दिखा रही हूँ, इसमें और इसमें किस में ज़्यादा पानी है? तो बच्चा पता क्या बोलेगा? ये बड़ी वाली ग्लास में पानी है। भले से आप उसके सामने ही इस ग्लास का पानी इसमें आपने पोर किया हो, बट उसको लगेगा कि नहीं ये बड़ी ग्लास है तो पानी इसमें ही है। वो ये नहीं सोच पाएगा कि आपने क्या किया, इस ग्लास का पानी इसमें पलट दिया। इसका मतलब बच्चे की जो सोच है वो सेंट्रेशन है, डिसेंट्रेशन की कमी है। और अभी सीटेट ने पूछा था कि एक क्लास की ऐसे पानी जो है सेम बर्तन था और बड़े बर्तन में पलट दिया गया, बट बच्चे ने बोला कि बड़े ग्लास में पानी है, तो किस कमी के कारण ऐसा हुआ है? तो वहाँ पर पता है ना तो कंजर्वेशन लिखा था ना ही सेंट्रेशन, कमी पूछा था ना, तो इसका मतलब बच्चे की थॉट्स में क्या नहीं आया है? डिसेंट्रेशन की कमी के कारण। क्योंकि अगर बच्चे की थॉट्स में जो है डिसेंट्रेशन रहता तो वो सारा समझ लेता। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो सेंट्रिसिज्म आपका होता है प्री ऑपरेशनल में। वर्बल होता है, भाषिक होता है। सेंसरी मोटर में अर्धभाषिक होता है, इसमें भाषिक होता है। उसकी थॉट में ना सिंबॉलिक थॉट आते हैं। सिंबॉलिक मतलब वो सिंबल वगैरह को अगर आप बच्चे को बोलोगे ना कि जैसे कि एप्पल अगर बोलोगे तो बच्चा उसको इमेजेस के हिसाब से भी सोच सकता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक थॉट होता है। और सेंसरी मोटर में क्या था? अर्धभाषिक। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करना। ये उतना नहीं पूछा जाएगा तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, बट ये वाले जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये वाला उसको आपको याद रखना है। चलिए अगले पे चलते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये देखिए ये क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है कि जिसे हम देख सके, छू सके, जो हमारे सामने हो। ठीक है, तो कॉन्क्रीट में लॉजिक रीजनिंग लगाने लगता है बच्चा। ये पूछेगा कि लॉजिक और रीजनिंग किस में होता है, तो कॉन्क्रीट में है। तर्क शुरू कर देता है बच्चा, जो है वो आपसे पूछेगा, हर बात पे तर्क करेगा कि अभी सूरज क्यों हो रहा है, बारिश कैसे हो रही है, वो बहुत क्वेश्चन करेगा। तो तर्क शुरू कर देता है। बट मूर्त होता है, मतलब जो चीज़ सामने होगी ना वो उसी के बारे में पूछ पाएगा, वो इमेजिन नहीं कर सकता है। जो सामने मौजूद होगा उस पर वो तर्क करता है, आपसे बहुत सवाल पूछेगा। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने इरिवर्सिबिलिटी लिखी है। देखिए यही डिफरेंस है जो कि हमको कन्फ्यूज़न होता है। देखो मैं आपको इसको याद करा देती हूँ।
ये देखिए प्री ऑपरेशनल, तो आप इसको याद कर लो यहाँ से ऐसे, प्री में यहाँ पर ये RE लिखा है ना, ठीक है, तो आप इसको P को I समझ लो, ऐसे भी आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, P को I समझ लो, इसका मतलब इरिवर्सिबिलिटी। तो एक आप याद रखेंगे ना तो दूसरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी है तो कॉन्क्रीट में क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी होगा। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, प्री में P को I समझ लो, ठीक है, और RE लिखा ही हुआ है, तो इरिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल में होता है, और कॉन्क्रीट में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी क्या होती है वो समझा देती हूँ। जैसे कि आप जो है 2+4 करेंगे और इधर अगर आप 4+2 लिख दो तो आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने रिवर्स ही तो किया ना, यहाँ पर 2 की जगह पे यहाँ पे 4 लिख दिया, तो लेकिन बच्चा नहीं समझ पाएगा इसको, वो नहीं समझ पाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। बट कॉन्क्रीट वाले में वो समझ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि 2+4 भी 6 होता है और 4+2 भी क्या होता है, 6 होता है। तो ये किस में होता है, कॉन्क्रीट में। रिवर्सिबिलिटी मतलब वो चीज़ों को पलट सकता है। बच्चे के अंदर जो है ना डिसेंट्रिज्म आ जाता है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है प्री ऑपरेशनल में सेंट्रिज्म था, मतलब वो बच्चे ने ग्लास का पानी आपने पलटा वो नहीं समझ पाया, लेकिन कॉन्क्रीट में वो समझ जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पर आप उसी के सामने दो ग्लास का पानी है और इस ग्लास का पानी अगर आपने इन दोनों में सेम पानी है, इसका पानी आपने इसमें बड़े वाले बर्तन में डाल दिया, आप पूछोगे कि इसमें क्या पानी सेम है या अधिक है, तो वो बोलेगा नहीं सेम है। इसका मतलब कॉन्क्रीट में क्या आ गया है, कॉन्क्रीट में बच्चा समझ लेता है डिसेंट्रिज्म। और डिसेंट्रिज्म को एक चीज़ और बोलते हैं कि आप एक पॉइंट से कई तरीके सोच सकें, इसको भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है डिसेंट्रिज्म। डायरेक्ट पूछेगा आपसे CCS, ये देखिए CCS जो है इसे याद रखना, C से हो गया क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन। ये पूछेगा कौन से स्टेज में है, तो आप इसको CCS से याद रखिए ताकि आपको कभी भूले ही ना। आप इसको इससे याद रखिए CCS, और C यहाँ पर देखो कॉन्क्रीट में भी C है, इसे आप लिंक कर लीजिए, देखिए इसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं। CCS मतलब क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है और सीरिएशन आ जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो क्लासिफिकेशन मतलब बच्चा जो है क्लासीफाई कर सकता है, विभाजित कर सकता है। कंजर्वेशन का मतलब वही जो ग्लास का पानी मैंने आपको बताया कि छोटे ग्लास का पानी बड़े बर्तन में आप पलट दोगे तो बच्चे को कंजर्वेशन की थॉट इसको बोलते हैं, ठीक है, और संरक्षण इसी को बोलते हैं। और सीरिएशन आ जाता है मतलब छोटे से बड़े क्रम में लगाना, जैसे ऐसे, इसको बोलते हैं सीरिएशन। तो ये आपको बस याद रखना है CCS किस में आता है, इतना घुस मतलब इतना अंदर का नहीं पूछेगा, तो ये आप याद रखिएगा CCS। उसके बाद से ये पूछता है इंडक्टिव का यूज करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, आगमन। ये पूछा हुआ है कि किस पियाजे के किस स्टेज में आप इंडक्टिव का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो है कॉन्क्रीट। एग्जाम्पल, आगमन का मतलब क्या होता है, उदाहरण से नियम। उसके बाद से देखिए ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चा जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट्स की विशेषताओं के अनुसार ग्रुपिंग कर सकता है। जैसे कि आप अगर बोल दो ना कि दूध से क्या क्या बन सकता है, तो वो उसकी कर सकता है कि दूध से पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है। तो ये किसका है, कॉन्क्रीट का है। और 1 से 2 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए हमारा है 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले याद रखो ना, फॉर्मल को ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मतलब बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगा सकता है अमूर्त चीज़ों से। उसके सामने कोई चीज़ नहीं होगी ना तो भी वो अमूर्त तर्क कर सकता है। आपने उसमें देखा था प्री ऑपरेशनल में कि बच्चा जो है इंडक्टिव का मतलब आप बच्चे को प्री ऑपरेशनल में उदाहरण का यूज करके पढ़ा सकते हैं, बट फॉर्मल में आप बच्चों को नियम का यूज करके पढ़ा सकते हो। देखो जिसे बोलते हैं नियम, डिडक्टिव का यूज, रूल टू एग्जाम्पल, जिसमें आप डिडक्टिव में क्या होता है, आप रूल टू एग्जाम्पल जाते हो। उसके बाद से देखिए हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, मतलब परिकल्पनात्मक सोच, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में हाइपोथेटिकल, कि वो बच्चा जो है इमेजिन करके भी चीज़ों को समझ सकता है, तो ये भी फॉर्मल में है। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये डायरेक्ट पूछेगा तो ये सब फॉर्मल में होता है। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण हो गया, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी फॉर्मल में आ जाती है, जो हमारा लास्ट स्टेज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, ये पूछता है कि जो 4 स्टेज है ना पियाजे के SPCF, इसमें से सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग किस में है, तो वो होता है फॉर्मल स्टेज में। फॉर्मल में ही होता है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग।
तो देखा आपने यहाँ पर हमारे 4 स्टेजेस पियाजे के कंप्लीट हो गए और एक पॉइंट भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब कुछ 1-2 पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा था तो वो मैंने अपने नोट्स में ऐसे इंक्लूड कर लिया था अपनी तैयारी के समय ही, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कहीं पर भी ये लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ था जो कि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी पेपर आप सॉल्व करो तो कोई भी पॉइंट मिलता है ना उसको नोट्स में जरूर पॉइंट करना चाहिए। तो वही मैंने नोट किया है। एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मैंने इसको लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ना कि एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा, आप जो आपकी प्रेजेंट स्कीमा है, स्कीमा क्या होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, ज्ञान, स्किल जो भी आपका मौजूद है एक माइंड स्ट्रक्चर में, वही तो होता है ना स्कीमा। तो उसमें कोई भी चीज़ आप एब्जॉर्व कर रहे हो समथिंग इनटू प्रेजेंट स्कीमा में, प्रेजेंट स्कीमा में कोई भी चीज़ आप एब्जॉर्व करोगे ना उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ऐड करना। तो ये घुमा के पूछेगा इस बार भी, देखो ऐसे घुमा के पूछा है और इसका आंसर है एसिमिलेशन। दूसरी चीज़ पूछा था वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 200 वर्ड्स टू 2000 वर्ड्स। ये पूछा था कि 200 वर्ड से ना 2000 वर्ड्स तक बच्चे की किस उम्र में ना इतनी वोकैब्स आ जाती हैं शब्दावली, तो वो है 5 साल। ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पियाजे ने बोला था ना कि पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे जो हैं बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी सोच में गुणात्मक बदलाव आता है, क्वालिटेटिव। मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसकी सोच में जो है ना गुणात्मक चेंजेस आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद से ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ऑनलाइन में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से काइंड में डिफरेंट होगी बट अमाउंट में सेम होगी। ये पियाजे ने बोला था कि कोई भी छोटा सा बच्चा है ना वो उसकी जो सोच होगी ना वो बड़ों से केवल काइंड में अलग होगी, मतलब प्रकार अलग होगा, अमाउंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो देखो जैसे कि इन्होंने बोला था ना कि हम जितनी, मान लो अगर आप जो है 500, एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि भूले ना, अगर हम बड़े जो हैं 500 चीज़ें सोचते हैं 500 तो बच्चा भी 500 ही सोचेगा। अमाउंट जो है वो बच्चे का और बड़ों का सेम होता है बट यस प्रकार जो है काइंड वो अलग होगा। आप 500 थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चे के भी दिमाग में आएगा, बस फ़र्क कितना रहेगा ना कि आप अपने करियर के बारे में सोचोगे, अपनी जॉब के बारे में सोचोगे, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचोगे, और एक छोटा सा बच्चा है वो ये सोचेगा कि मुझे अभी कौन सा खिलौना चाहिए, मुझे अभी क्या खाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने दोस्त के घर पर जाना है, मिलने जाना है, खेलने जाना, मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें सोचेगा। तो बस क्या हो गया, काइंड अलग हो गया ना, क्योंकि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, अपने घर के बारे में सोच रहे हो, और बच्चा अपने खिलौनों के बारे में सोच रहा है, अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा है। तो अमाउंट क्या हुआ, सेम है। 500 आपका भी सोचोगे, आप भी, बच्चा भी 500 सोचेगा, बस प्रकार अलग है। तो आई होप इससे आपको कभी ये भूलेगा नहीं क्योंकि ये पूछा है और इस बार भी आएगा। अब देखिए ये जो नीचे के पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ एग्जाम में कि पियाजे किसकी बात नहीं करते हैं। लैंग्वेज हैज़ नो रोल अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ने ना लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, वाइगोस्की ने दी है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, इन्होंने बोला था कि जो थॉट्स है ना वो डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को, विचार से ही भाषा आती है। इन्होंने ये वाइगोस्की क्या कहते हैं, भाषा से विचार आता है, और इन्होंने बोला है थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। तीसरा, फर्स्ट थॉट्स कम्स देन लैंग्वेज, पहले जो है विचार आता है उसके बाद से लैंग्वेज, और इसी का उल्टा वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है। तो ये भी याद रखिएगा, पियाजे ने क्या बोला है, पहले थॉट्स आएगी, फर्स्ट थॉट्स कम्स देन लैंग्वेज, पहले थॉट आएगी उसके बाद से लैंग्वेज। और इन्होंने लैंग्वेज को वैसे भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है क्योंकि इन्होंने बोला है कि थॉट्स ही डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को। नो थॉट्स नो लैंग्वेज, अगर कोई थॉट्स नहीं आ रहा है ना तो कोई लैंग्वेज भी बच्चा नहीं सीखेगा, ये भी इन्होंने बोला है। इसका मतलब इन्होंने थॉट्स को ज़्यादा एम्फोसाइज किया है। दूसरी चीज़ देखिए, थॉट्स एंड लर्निंग टेक प्लेस थ्रू सेंसेस, इन्होंने बोला है कि जो हमारी थॉट्स है ना, हमारी विचार और जो हमारी लर्निंग है वो हमारी सेंसेस के थ्रू होती है, सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू होती है। आपने देखा होगा इनका स्टेज का नाम भी है सेंसरी मोटर, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब ईगो सेंट्रिक में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। जैसे कि ईगो सेंट्रिसिज्म जिसमें अहम केंद्रिता होता है, कौन सा स्टेज है आप बताओ, ये रहा जो सबसे दूसरा है। ये देखिए प्री ऑपरेशनल में ये पूछा हुआ है, प्री ऑपरेशनल में ही है ईगो सेंट्रिसिज्म, और भूलना मत। और अगर मैं आपको चाहूँ याद कराने के लिए तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखिए प्री का जो लास्ट वाला है ना ई, मैंने ऐसे ही याद रखा है, आप भी याद रख सकते हो। इस ई से याद रखना कि इसमें ईगो सेंट्रिसिज्म भी है एंड इसी में इरिवर्सिबिलिटी भी है, अगर आप इसको आई बना देते हैं।
देखा, आपको याद हो गया। और कंक्रीट वाले में देखो, भूलना मत, कंक्रीट में जो ये जो सी है ना, इसे याद रखो, CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ये कंक्रीट में आता है। ठीक है, चलो अब कुछ सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो बचे हैं वही बता। हाँ, ये देखिए, ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं जो कि प्री ऑपरेशनल में है। इसका मतलब होता है टॉकिंग टू सेल्फ चाइल्ड। इसका क्या मतलब होता है, एट द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 ईयर्स है। ईगो सेंट्रिक स्पीच यूजलेस, लैंग्वेज डज नॉट यूज्ड एज अ टूल इन डेवलपमेंट। अब आप देखो, इन्होंने बोला कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है ना ईगो सेंट्रिक स्पीच आता है। इसका मतलब खुद से बच्चा बात करता है। टॉकिंग टू सेल्फ चाइल्ड, ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप खुद से बात कर रहे हैं। और ये कौन सा स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, ये भी याद रखना। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ना ईगो सेंट्रिक स्पीच को यूजलेस बताया है। ईगो सेंट्रिक मतलब बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है तो इसको इन्होंने क्या बोला कि बेकार है, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है, इसका मतलब वो भाषा का यूज कर रहा है, लैंग्वेज का। और इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि थॉट से लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज को तो इन्होंने पहले ही इंपॉर्टेंस नहीं दी है। इसलिए लैंग्वेज डज नॉट यूज्ड एज अ टूल इन डेवलपमेंट, कि हमारा जो विकास होता है ना उसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। तो ये इन्होंने बात की है और इन्होंने ईगो सेंट्रिक को बेकार कहा है, यूजलेस कहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं लास्ट के। देखिए, पहला क्या लिखा है कि पियाजे ने क्या बोला ना कि मात्रात्मक चिंतन पहले आता है तथा गुणात्मक बाद में। पहले जो है मात्रात्मक चिंतन आएगा, मतलब अमाउंट आएगा, उसके बाद में क्वालिटेटिव आता है। तो मात्रात्मक का मतलब कोई भी चीज़ आप जैसे माप सकें, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पहला, मात्रात्मक चिंतन पहले आएगा, गुणात्मक बाद में आएगा। दूसरा लिखा है कि समान आयु के बालक समान चिंतन और गलतियां करते हैं। इन्होंने क्या बोला ना कि स्टेजेस में पहली बात तो डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर एक 2 साल का बच्चा है, जो गलती वो करेगा, जो वो सोचेगा, वही उसके एज के दूसरे बच्चे भी करेंगे, जिसको क्रिटिसाइज भी किया है बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में पैदा होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो गलती करेगा वही दूसरा भी करेगा, एक बच्चा जो सोचेगा वही दूसरे बच्चे भी सोचेंगे। ठीक है, बट इन्होंने कहा है क्यों, क्योंकि इनकी थ्योरी ही है स्टेजेस में, SPCF। इन्होंने बांट दिया है कि 2 साल का बच्चा ये करेगा 0 से 2 में, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए 11 से 15, ये कभी भूलना मत। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जो है एज कितनी होती है, इसलिए मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रही हूँ। चलो ठीक है, सबसे लास्ट में चलते हैं। ये रहा, पहले मैच्योरिटी आती है, बाद में लर्निंग होती है। इन्होंने पियाजे ने बोला है कि पहले जो है परिपक्वता आती है, बाद में लर्निंग होती है। मात्रात्मक चिंतन पहले आता है, गुणात्मक बाद में आता है। समान आयु के बालक जो है वो समान चिंतन और गलतियां करते हैं। तो ये यहाँ पे ये पूरा पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, इसे भी भूलिएगा मत। और यहाँ पर जो पियाजे की जितनी भी थ्योरी थी, पियाजे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे, इसके बाहर जो है आपको सीटेट में देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ मैंने करा दिया है। और क्वेश्चंस जो भी मैं कराती हूँ ऑनलाइन वाला मैराथन देख लेना, उसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नोट किया है CDP की। तो ये थी आज की क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। एंड जो इसके बाद की जो थ्योरी है ना, वाइगॉस्की एंड एक है कोहलबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग की थ्योरी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि उसके बाद से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहना। और जाते जाते जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरी अगली क्लास जो है सबसे पहले सही टाइम पर मिल सके। एग्ज़ाम के बाद मिलेगा तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।